नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। बेंगलुरु में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की प्रशंसा। कहा, क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन और पड़ोसी मित्र देशों को लाभ। RIIG शिखर सम्मेलन और G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न। दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए मतभेदों से ऊपर उठने और एक परिवार की भावना से काम करने का आग्रह। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक को गुरुग्राम में मिली अपार सफलता। चर्चा सत्रों में G20 प्रतिनिधियों, उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की भागीदारी। और सूरत में कारोबारी समूह की बैठक B20 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की भारत के समृद्ध अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निवेश करने की अपील। अब भारत में G20 की बैठकों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बेंगलुरु में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का लाभ पड़ोसी मित्र देशों तक भी पहुंच रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में बहुत ही कम समय में 140 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप शुरू हुए हैं। समय के साथ भारत ने इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति हासिल की है और पूरी दुनिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को स्वीकार कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की उभरती भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मानवता के विकसित भविष्य के लिए संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने की अपील की। मुंबई में G20 अनुसंधान और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 देशों से दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मतभेदों से ऊपर उठने और एक परिवार की भावना से वैश्विक कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया। G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। 5 जुलाई को आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 देशों से दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मतभेदों से ऊपर उठने और एक परिवार की भावना से वैश्विक कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया। इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फुल्ली कमिटेड टू कंट्रीब्यूट to attaining the UN SDG 2023 by way of research and innovation through international collaboration and participations. भारत वर्तमान समय की जटिल चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझा करने के महत्व को समझता है। मुंबई में G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, G20 देशों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाने और स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा कुशल भवनों और दीर्घकालिक परिवहन प्रणालियों जैसे पर्यावरण नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बेहतर कल के लिए वैश्विक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। We recognize the role of research and innovation in adopting lifestyle for environment life as accelerators that can advance the progress towards achieving the sustainable development goals. We also recognize the importance of individual and collective actions for making progress towards achieving the sustainable development goals, the SDGs, for building sustainable future through research and innovation. केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि G20 समूह को G20 के बाहर के देशों में भी चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमानों और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकियों को साझा करना चाहिए।
ताकि वे आपदाओं के खिलाफ स्वयं को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। बैठक में अनुसंधान मंत्रियों ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और नवाचार प्रणालियों में बदलाव का संकल्प लिया। मुंबई में RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की शुरुआत मंगलवार को हुई। RIIG यानी रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग में विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 से 6 जुलाई के दौरान मुंबई में हुई इस बैठक पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। G20 अनुसंधान और नवाचार पहल समूह शिखर सम्मेलन की बैठक मंगलवार को मुंबई में शुरू हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने इस शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में G20 के 29 सदस्यों के अनुसंधान मंत्री, आमंत्रित अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वृद्धि और विकास में अनुसंधान, विकास और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर ने G20 विज्ञान सहभागिता मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में सभी G20 सदस्य देशों की रचनात्मक भागीदारी पर प्रकाश डाला। मंत्रिस्तरीय बैठक में मुख्य तौर पर न्याय संगत समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार पर चर्चा हुई। इसके अलावा सतत ऊर्जा के लिए सामग्री, सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए पर्यावरणीय नवाचार और सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी विषय पर भी विचार विमर्श हुआ। The priority areas which were discussed during these RIIG meetings held across India were namely A. Materials for sustainable energy, B. Circular bioeconomy, C. Eco-innovations for energy transition, and D. Building sustainable blue economy. G20 अनुसंधान मंत्रियों ने सतत विकास के लिए जीवन शैलियों को बढ़ावा देने वाली भारत की लाइफ जैसी पहलों को अपनाने की बात कही। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करते हुए कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक सभी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद इन चर्चाओं के आधार पर एक परिणाम दस्तावेज और अध्यक्षता का सारांश जारी किया गया। सभी G20 अनुसंधान मंत्रियों ने शेरपा ट्रैक के तहत रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग यानी RIIG को एक औपचारिक कार्य समूह यानी G20 अनुसंधान और नवाचार कार्य समूह का दर्जा देने की सिफारिश की है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान RIIG बैठकों ने अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र के हितधारकों को विचारों को साझा करने और सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए नई साझेदारी बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। मुंबई में RIIG बैठक के बाद G20 प्रतिनिधियों ने IIT बॉम्बे में अनुसंधान और नवाचार सुविधाओं को देखने के लिए वहां का दौरा किया। G20 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। गौरतलब है कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान 2023 में एक न्याय संगत समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार विषय के तहत कुल 5 RIIG बैठकें आयोजित की हैं। RIIG की स्थापना बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसके बाद रांची, डिब्रूगढ़, धर्मशाला और दीव में आयोजित बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और अब बात करते हैं स्टार्टअप 20 की। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक 3 से 4 जुलाई को गुरुग्राम में भारी सफलता के साथ संपन्न हुई। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप 20 के पहले वर्ष के सफल समापन की महत्वपूर्ण उपलब्धि और अंतिम नीति विज्ञप्ति पर फोकस रहा। इस दौरान प्रतिनिधियों को उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ चर्चा करने का अवसर मिला।
की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 संवाद समूह द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन सोमवार 3 जुलाई को गुरुग्राम में शुरू हुआ। 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप की पूर्ण क्षमता को सामने लाना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत के उत्कृष्ट आर्थिक विस्तार और बाजार सामर्थ्य ने स्टार्टअप्स को वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में फलने फूलने में सक्षम बनाया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप 20 शिखर को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता देना सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के सभी भागों में समावेशी, सहयोगपूर्ण और टिकाऊ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए। This is one area which has caught the fancy of countries across the world. India itself was a new entrant in 2016 when Prime Minister Modi launched the Startup India mission. Barely 7 years into the game, we are already the third largest startup ecosystem in the world, but our aspirations are much deeper and bigger. And hopefully, you will all act as the bridge between each other, and India would be very, very delighted to continue to engage with each of the partner countries who have joined us here. We'll be very happy to continue to share our experiences, continue to work with your startup story, your startup journey. स्टार्टअप 20 शिखर के दौरान अनेक चर्चा सत्र आयोजित किए गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस शिखर सम्मेलन के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया और एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में इसकी भूमिका पर जोर दिया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्टार्टअप 20 के महत्व पर बल देते हुए कहा कि समूह के अथक प्रयासों से अंतिम नीति विज्ञप्ति तैयार हुई है, जो हमारे नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी और उन्नत भविष्य का आधार तैयार करती है। स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने कहा कि स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक नए युग की शुरुआत को रेखांकित करता है। सम्मेलन में स्टार्टअप 20 के पहले वर्ष के सफल समापन की महत्वपूर्ण उपलब्धि और अंतिम नीति विज्ञप्ति पर फोकस रहा। इस दौरान विज्ञप्ति टास्क फोर्स की सिफारिशें और नीति निर्देश जारी किए गए। शिखर सम्मेलन के दौरान IISc बेंगलोर में ART पार्क के निदेशक रघु धर्म राजू ने नैतिक कदाचार से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्वनियमन के महत्व पर जोर दिया। वहीं पेटीएम के CEO और स्टार्टअप 20 के वित्तीय कार्यबल के प्रमुख विजय शेखर शर्मा ने नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभाव के बारे में बात की। फेयरफैक्स फाइनेंशियल के CEO प्रेम वत्स ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में बदलते वैश्विक नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और भारत के महत्व के बारे में बात की। इस दौरान एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्टार्टअप उद्यमों ने अपने अभिनव उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुति देख G20 प्रतिभागी मंत्रमुग्ध हो उठे। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 बैठक से पहले सूरत में कारोबारी समूह की बैठक B20 का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहलुओं पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेताओं को भारत के समृद्ध अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। G20 की भारत की अध्यक्षता में कारोबारी समूह की बैठक B20 1 जुलाई को गुजरात के सूरत में आयोजित की गई। इस बैठक में पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भाग लिया।
बैठक के दौरान उन्होंने व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्यों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहलुओं पर पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने व्यापारिक नेताओं से भारत के समृद्ध अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में B2B और B2C दोनों व्यवसायों में निवेश करने का आह्वान किया। There are profitable non-cargo greenfield investment opportunities available across major ports in India. The government is also committed towards supporting transition towards green growth in India's maritime sector. I invite you all to consider this golden investment opportunity. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने व्यापारिक घरानों से अपने माल की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग चुनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये एक किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित विकल्प है। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा गंगा विलास की अपार सफलता के बाद उन्होंने समृद्ध नदी क्रूज पर्यटन क्षेत्र में निवेश का भी आह्वान किया। This glorious success of Ganga Vilas should not be limited to just a flash in the pan or a one-time success story. It should be replicated throughout the nation. Today, let me take this opportunity to urge upon you as eminent business leaders to come forward and jointly develop new river cruising experiences in India. We must have Narmada Vilas, Godavari Vilas, Mahanadi Vilas, Kaveri Vilas, and many more river cruises all across our river-rich nation. इस बैठक में गुजरात सरकार के राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के कार्यकारी उपाध्यक्ष टॉम मोसेस, CII गुजरात के अध्यक्ष दर्शन शाह और उपाध्यक्ष कुलीन लाल भाई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था शहरों की ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर आधारित मुद्दों से G20 का कौन सा कार्यकारी समूह जुड़ा है, जिसके ऑप्शन थे A संस्कृति कार्य समूह, B पर्यटन कार्य समूह, C इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह या D वित्त कार्य समूह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से कृति श्रीवास्तव। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद महाराष्ट्र के मलकापुर से अनिकेत इटनारे और भरतपुर राजस्थान से रवि प्रताप सिंह ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? A 1999, B 1994, C वर्ष 2000 या D 1998। अपने जवाब और फीडबैक आप G20.sansattv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम, स्थान और फोन नंबर लिखना ना भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे और सबसे पहले विजेता को मिलेगा संसद का नया भवन देखने का मौका। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 बैठकों के बारे में। संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक 9 से 12 जुलाई के बीच हम्पी में आयोजित की जाएगी। 10 से 12 जुलाई के बीच व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन केवड़िया में होगा। NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर बैठक का आयोजन गुरुग्राम में किया जाएगा और ये बैठक 13 से 14 जुलाई के बीच होगी। वहीं तीसरी शेरपा बैठक का आयोजन हम्पी में 13 से 16 जुलाई के बीच किया जाएगा और तीसरी FMCBG और FCBD बैठक का आयोजन 14 से 18 जुलाई के बीच गांधीनगर में किया जाएगा।
एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।